ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, एमएससी फोर्थ के साथ। बेटा जी, लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। उन टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। कुछ हमने असाइनमेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं था लास्ट टाइम, अगर आप कोई भी पॉइंट पूछना चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? सब थोड़ा सा Yes, sir. रिपीट कर ओके, कल बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पीछे नीचे नजर आ रहा है असाइनमेंट का, ये असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए थे कि आपने क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने, यानी सॉल्व द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम पोर्शन गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। आपको एक बुक मैंने शेयर की थी, उस बुक का जो चैप्टर नंबर 2 था उसके एंड के ऊपर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन थे। ये जो हमने ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन की है सॉल्व, ये वाली एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, उसमें आपने ट्रांजैक्शंस पास करनी थी जो हम पहले प्रैक्टिस कर भी चुके हैं क्लास के अंदर भी। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये जो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं, इन चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। सॉल्व मीन आपने असाइनमेंट तो मुझे सबमिट करवाई हुई है, आप उसमें से देख लें कि कुछ ट्रांजैक्शन जो आपको प्रॉब्लम कर रही है कि सर इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होना है, इसको हमने कहाँ पे प्लस करना था, कहाँ पे माइनस करना था, हमें इसमें इशू आ रहा है, तो आप बेटा उसको नोट कर लें। मैं आपके सामने यहाँ पे बुक ओपन करूंगा, आप मुझे बताएं सर बुक का पेज नंबर फलां के ऊपर फलां ट्रांजैक्शन जो है वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उसको गाइड कर दें। तो मैं उसी वक्त आपके सामने उसको आपको गाइड कर दूंगा कि आपने इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ ही क्लियर होते हैं। ये ना हो कि मैं आपको यहाँ पढ़ाता जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर बेटा काउंटिंग नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। सुनने से नहीं आएगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मे भी आपको यहाँ समझ आ जाए, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे 2-3 दिन बाद आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा भूल जाएंगे। अब देख लें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमने 2-3 माह पहले पढ़े थे, लेकिन अभी मैं जब दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी टॉपिक में कवर करवाऊं उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं 1, 2, 3 वो आप लाजमी करके देखें। 1-2 कर लेंगे इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3, आपने इन प्रॉब्लम्स को देखना है, करके कोशिश करें। जो आपको ट्रांजैक्शन पास करनी नहीं आएगी वो आप मेरे से डिस्कस करें कि सर हमें ये पास करनी नहीं आई, तो मैं उसी वक्त आपको जो है वो ट्रांजैक्शन पास करना सिखाऊं। ओके बेटा, क्लियर? Yes, sir. ओके जी, चलें मैं वापस आता हूँ स्लाइड्स के ऊपर। कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी ट्रांजैक्शंस को जब हम 2 हिस्सों पे रिकॉर्ड करते हैं डबल साइड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जी, दिस वन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ये गुलाम मुर्तजा साहब कौन है जो लेट के क्लास ले रहे हैं? वीडियो ऑफ करें बेटा अपनी, या बैठ के आप लें क्लास। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, आपने जो चीज परचेज की है आपने उसकी वही प्राइस लिखनी है जिस प्राइस के ऊपर आपने उसको परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल फोन है, आपने वो 10,000 का खरीदा, मार्केट में वो 40,000 का है, तो आपने उसको 40,000 रिकॉर्ड नहीं करना, आपने जो पे किया वो रिकॉर्ड करना है, चाहे उसकी प्राइस मार्केट में उससे ज्यादा हो, चाहे उसकी प्राइस मार्केट में उससे कम हो। मे बी वो 10,000 का मोबाइल जो आपने खरीदा मार्केट में वो 8,000 का मिल रहा था, लेकिन आपने 10,000 का खरीदा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये इट डजंट मैटर कि द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट is higher or lower in the market. Example 1 देखें, a land purchase for rupees 5 lakh will be recorded only at 5 lakh even though market value may be lower 4 lakh or higher 6 lakh.
अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या नुकसान क्या होगा हमें? बेटा नुकसान ये होगा, अगर आपने 50,000 की चीज खरीदी है, मार्केट में वो 1 लाख की है, तो आपने 1 लाख रिकॉर्ड कर दिया, तो जो 50,000 आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया वो आपने गलत किया, वो 50,000 आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देगा क्योंकि आपने गलत ट्रांजेक्शन दी है। या इसी तरह 50,000 की चीज आपने 10,000 की लिख दी, तो 40,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेगा। इसलिए अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपने जो पे किया अपनी पॉकेट से वो लिखना है। ये इससे मैटर नहीं करता। अब देखिए आज से 2 महीने पहले पेट्रोल जो था वो 110 111 रुपए का था, आज वो 74 का है। आप अगर आज 74 पे खरीद रहे हैं तो आप ये मत लिखें कि मैंने 111 पे खरीदा 112 पे खरीदा। आप 74 पे खरीद रहे हैं तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट 74। अदरवाइज आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपके बिजनेस के ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स को शो नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? समझ आ गई? यस सर। बोला करें आगे से, मुझे लग रहा है जैसे सारे सो गए हैं। सर वो माइक बंद होता है सर। नहीं वो ठीक, अच्छी बात है, माइक बंद होना चाहिए, लेकिन बीच में यस सर नो सर कर दिया करें ना, मुझे थोड़ा सुकून रहता है फिर। ओके नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का बेटा मतलब होता है कि आप किस डेट से लेके किस डेट तक का जो है वो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं दिसंबर 2007 से लेके मार्च 2008 तक का डाटा रिकॉर्ड करूँ। ये म्यूट करें बेटा अपने ये माइक जो है इसको म्यूट करें, आवाज आ रही है। जी बेटा अकाउंटिंग पीरियड हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस साल से लेके यानी जिस डेट से लेके जिस डेट तक का आपका डाटा होगा दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ जिस तरह हम आजकल बजट का बोलने वाला है, तो हमारा जो बजट ईयर है वो क्या है? जून से लेके जून तक, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। इस पूरे साल के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन होती है मुल्क की वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा बजट डेफिसिट में गया या बजट हमारा सरप्लस में गया। तो इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी जब आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पे आपने पीरियड मेंशन करना होता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने बनाई है, जनवरी से लेकर मैंने जून तक बनाया है, जून से लेकर नेक्स्ट जून तक बनाया है। तो वो जितना भी आप पीरियड लिखेंगे दैट पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अंडरस्टैंड? यस सर। मैं ये जस्ट आपको जो थ्योरी है ये थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर आपका पेपर ऑनलाइन आ गया तो मैं ऑनलाइन पेपर के अंदर जब एमसीक्यूज दूंगा तो एमसीक्यूज के अंदर बेटा फिर जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इसी तरह के आएंगे और आप लोगों ने जस्ट उसमें टिक करना होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने चेक करना है कि ये काउंटिंग पीरियड होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, तो आपने नीचे मुझे टिक करके बताना कि इसमें का मतलब क्या होता है। अच्छा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होती है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिकली जब आप कोई चीज बेचेंगे तो उसके जो पैसे आपको मिलेंगे दैट शुड बी रिकॉर्डेड, या वो पैसे अगर आपके मिलने वाले हैं तो वो आपको जो मिलेंगे, रियलाइज का मतलब होता है कि आपने रियलाइज कर लिया कि ये मुझे मिलेंगे। यानी आपने ये नहीं इस तरह नहीं करना कि यार कि मैं मार्च के अंदर 2000 की चीजें सेल करूंगा, अभी की नहीं है। हाँ अगर आपने सेल कर दी तो दैट इज रियलाइजेशन, कि वाकई रियल में ये एक्सेप्ट हो गया है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप एक्चुअल के अंदर चीजें बेच देंगे और उसके बदले आप पैसे रिसीव कर लेंगे तो then that thing should be recorded in the accounts। ये ना लिखें कि यार मार्च आने वाला है या अप्रैल आने वाला है या जून जुलाई आने वाला है तब मेरी सेल जो है वो 5 लाख की हो जानी है, पता नहीं तब 5 लाख की सेल हो या ना हो। हाँ अगर आ गया और वो 5 लाख की सेल हो गई तो लिखें, अदरवाइज आप यानी आसान अल्फाज के अंदर आप उसको इस तरह समझें कि आपने अपनी तरफ से अज्यूम्ड वैल्यूज नहीं लिखनी। अगर आप अज्यूम्ड वैल्यूज लिखेंगे और जब एक्चुअली ये वैल्यूज हम सामने आएंगी तो वो डिफरेंस हो सकती है, डिफर कर सकती है। जिस तरह भी आप देखिए उसने, अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसने बोला कि एक पर्सन ने सेल की 1 मिलियन की, ओके सेल हो गई, लेकिन उसमें से सिर्फ उसने अभी 15,000 रिसीव किया है, तो जो रियलाइजेशन है वो 15,000 है, वो 15,000 आप रिकॉर्ड कर लें, बाकी जब वो 85,000 ये जितना भी बनता है वो वापस करेगा आपको, उस वक्त आप उसको रिकॉर्ड करें। ये ना कि अभी 1 मिलियन अभी आप खाते में लिख लें। अगर आपने अभी 1 मिलियन खाते में लिख लिया और वो पैसे आपको मिलने 6 महीने बाद, लेकिन उसके दरमियान में आपका ईयर खत्म हो गया, तो पैसे तो आपके पास एक्चुअली भी आए ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका जो
स्टेटमेंट्स है उनका जो डाटा है वो गलत कर देगा, उसके बैलेंस को गलत कर देगा। तो जितने आपको मिल चुके हैं, जो आपको रियलाइज हो चुके हैं, वो ले लें, बाकी जब आएंगे तब उसको हम वहां पे एज अ रियलाइजेशन के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जी सर। सर ओके बेटा, अब ये थोड़ा सा देख ले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हम वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। कुछ हमारी कैपिटल आइटम्स होती हैं जिसे हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, जो कि मतलब खैर ऑनर्स इक्विटी को तो हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाता है वो आपका ऑनर इक्विटी कहलाता है। अब उसमें बोला कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके बिजनेस के अंदर अक्कर होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी जो मशीनरी है, आपने कोई प्लांट परचेज किया, आपने कोई मशीनरी परचेज की, कोई एसेट है वो खराब हो गया, उसको आपने ठीक करवाया, उसके ऊपर भी आपके पैसे लगेंगे। इसी तरह एक एसेट पड़ा पड़ा एक्सपायर हो रहा है, उसके ऊपर जो लगेंगे। ये सारे के सारे बेटा आपके अकाउंटिंग इवेंट्स हैं। इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनको कैसे समराइज करेंगे? क्योंकि आपकी क्लास को मैं ये तीनों चीजें पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया हुआ है, ऐसे ही है ना? यस सर, पढ़ाया था बिल्कुल जी, मैंने आपको जर्नल भी पढ़ाया था, लेजर भी पढ़ाया था और ट्रायल बैलेंस भी पढ़ाया था। अगर याद हो तो आपको लेजर के मैंने 2 मेथड पढ़ाए थे, मैंने कहा था जौन सा आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। खैर हम उसको रिपीट भी करेंगे दोबारा, टेंशन ना लें आप लोग। आई नो दैट के हम तो अगले दिन सब कुछ पिछले भूल दिन चुके का हैं। नहीं पढ़ते तो 3 महीने पहले कहाँ हमने पढ़ना है, वो तो भूल चुका होगा सारा कुछ आपको। यस सर। और जी फिर सर, सब कुछ फिर भूल वैसे चुका भी है जो सर। सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड ना हो तो उसको तो पढ़ने को वैसे बंदे का बिल्कुल दिल नहीं करता। एक मिस्ट्री सर आप वगैरह होती कितने तो आपने अच्छे पढ़ हैं लेना था। सर ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है सर। मुश्किल नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इतना मुश्किल नहीं है। क्लास में जब हम करते थे न्यूमेरिकल कितने मुश्किल लगते थे, जब मैं वो करवाता था, हो ही जाते थे ना जब हम क्लास में बैठ के करते थे। वो सर 3 सर, हो माह जाएगा, पहले हम की कोशिश बात है। करेंगे, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाएं। जो चीज नहीं समझ आती मुझसे 10 दफा पूछें, 20 दफा पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, कॉल करें, मैं बेटा इस चीज पे माइंड नहीं करूंगा। जितना पढ़ा उतना आप लर्न जरूर करें। सर। इनको थोड़ी सी तसल्ली देंगे, पेपर भी इजी आएगा, फिर ये अच्छा पढ़ेंगे। इंशाल्लाह बेटा, पेपर की टेंशन ना ले, हो जाएगा। आई नो दैट कि आप लोगों के लास्ट सेमेस्टर है, टेंशन ना ले, इस चीजों का हमें आइडिया है। थैंक यू सर। अच्छा, रेवेन्यू बेटा आइटम्स क्या होती हैं? वही वाली आइटम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कोई चीज सेल की, उससे आपको पैसे मिले, या आपने किसी का टैक्स पे करना है, किसी का रेवेन्यू पे करना है, या आप लोगों ने किसी की सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, ये आपकी रेवेन्यू आइटम्स होती हैं। तो जस्ट आप याद रखें कि कुछ आइटम्स होती हैं जो हम वहां पे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इवेंट्स के अंदर, जब हम लोग जर्नल लेजर बनाएंगे। याद है आप लोगों को मैं कुछ ट्रांजेक्शन जब बोलता था, लाइक हम कहते थे परचेज मशीनरी ऑन कैश ₹50,000, एक को हम डेबिट करते थे, एक को हम क्रेडिट करते थे। तो ये सारी की सारी आइटम्स वहां पे इस्तेमाल होंगी। कैसे इस्तेमाल होंगी वो जब मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाऊंगा तो फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम ओपन करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपके साथ मेरी क्लास हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना रजिस्टर अपने सामने रखें, बॉल पॉइंट भी अपने पास रखें। सर रखा है। हाँ, जो मैं चीज आपको यहाँ पे शो करूँ आप वहां पे खुद पास करके देखें, ताकि आप लोगों को यही बैठे बैठे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बाद में फिर क्लास लेने के बाद आपको फिर नींद आ जानी है, आप लोगों ने भूल जाना हमने क्या पढ़ा था। सर ओके एक्चुअली का मतलब ओके क्या होता है बेटा, ये बता दे प्लीज। ओके चलें। अब जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जिस तरह हमने कहा मिस्टर अदनान अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अगर आपको याद हो तो हमने लेजर के अंदर बनाए थे। मशीनरी का अलग से बनाते थे, कैश का अलग से बनाते थे, वेजेस का अलग से बनाते थे, सैलरीज का अलग से बनाते थे, सेल्स का अलग से बनाते थे। जो अकाउंट्स होते हैं ना, बेसिकली अकाउंट क्या होता है, ये किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो अकाउंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। अगर मिस्टर अदनान का अकाउंट होगा तो ये मुझे क्या बताएगा? ये मिस्टर अदनान के बारे में बताएगा कि मिस्टर अदनान ने कितनी ट्रांजैक्शन की पूरे साल में। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का अकाउंट, तो बेटा वो मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एंड सो ऑन। अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं और आप कहते हैं जी कि मुझे अपनी जो है वो स्टेटमेंट चाहिए, तो आप बोलेंगे जी कि फलां मेरा नाम है, फलां मेरा अकाउंट नंबर है, तो मुझे उसके बारे में बताएं, तो वो आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अकाउंट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट बोलते हैं किसी के नाम का अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी अकाउंट में कह लो, मिस्टर अदनान अकाउंट कह लो, मिस्टर असलम अकाउंट, यानी जो किसी के नाम पे अकाउंट होगा, यानी पर्सन के नाम पे होगा, उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। चाहे वो पेप्सी का नाम हो, चाहे वो कोक का नाम हो, चाहे वो नेस्ले का नाम हो, लेकिन वो किसी पर्सन का नाम होगा। इन पर्सनल अकाउंट के दो फर्दर टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स और एक को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, जो आपके सामने शो भी हो रही है डायग्राम के अंदर। ये वो सारे अकाउंट्स हैं जो हम जर्नल लेजर के अंदर बनाएंगे। सिर्फ मैं आपको कैटेगराइज बता रहा हूँ कि ये रियल में आता है या नॉमिनल में आता है। अच्छा, रियल अकाउंट्स में क्या होते हैं, लाइक कैश अकाउंट हो गया, बिल्डिंग, जो एक्चुअल चीजें आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास रियल अकाउंट्स होते हैं। यानी कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, इन्वेंटरी अकाउंट हो गया। इसी तरह जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी जिसे हम रेवेन्यू और इनकम से रिलेटेड जो आपके अकाउंट्स होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जो रियल अकाउंट्स है वो आपके कैश से रिलेटेड है, कितना कैश इन या कितना कैश आउट हो रहा है, और जो आपके नॉमिनल अकाउंट है ये आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इस तरह अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि बेसिकली हम 5 हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, एक एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी और इन 5 के ऊपर मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखवाए थे। ये सेम वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो अकाउंट्स की जो पर्सनल अकाउंट होंगे वो किसी पर्सन के रिलेटेड होंगे, कंपनी का होगा। जिस तरह मैंने अभी बोला, अगर आप कहते हैं जी ओनर्स इक्विटी बताएं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मिस्टर अदनान अकाउंट, तो वो मिस्टर अदनान जो है उसका पर्सनल अकाउंट होगा। इन पर्सनल में रियल आएंगे और नॉमिनल आएंगे। नीचे एग्जांपल गिवन, अगर आप इसको देखें, एग्जांपल के तौर पे ये देखिए यहाँ पे कैश, बैंक, बिल्डिंग और सेल्स, इसके अलावा रेंट अकाउंट, वेजेस पेएबल, वेजेस रिसीवेबल, तो भी आपने पेमेंट्स करनी है वो सारे के सारे रिलेटेड अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप इनके देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर उसमें लिखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये देखिए आपके सामने, ये उसने कुछ रूल्स लिखे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ आ रही है इनकी तरह? मैं आप पहले जरा यहाँ, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ टॉपिक, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, उसके बाद फिर हम जर्नल की तरफ जाएंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट डज इट मीन? डी अक्सा सरफराज। सर क्या पूछा आपने? ये पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखें, ये पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है, इस पे उसने लिखा हुआ है डेबिट करें जो पैसे रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट करें जो पैसे दे रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी, क्या नहीं आ रही? क्लियर नहीं है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। सर मुझे भी क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही? यस सर, बिल्कुल। सर आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। अब देखिए, अब आ रही है सही? सर आपने पर्सनल के बारे में पूछा कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट जो रिसीव करता है, और क्रेडिट द गिवर। गिवर, यही पूछा ना सर आपने? जी जी बिल्कुल यही पूछा मैंने बोला इसका मतलब क्या है, कोई एग्जांपल? चलें, इट्स ओके, छोड़ दें इसको, क्योंकि जो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखवाए थे वो ज्यादा आसान है। ये आपको थोड़ा सा मे पॉसिबल कंफ्यूज करे, हालांकि ये है वही रूल। अब देखें, अगर आप रियल अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ परचेज लैंड ऑन कैश, परचेज लैंड कैश। अब कैश क्या है? कैश जा रहा है आपका, कैश कैश जा रहा है ना आपका। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए रियल अकाउंट में देखिएगा कैश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्रेडिट किसको करना है? व्हाट गोज आउट, तो बाहर जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जो आ रहा है, आ क्या रहा है? बिल्डिंग, लैंड आ रहा है, सॉरी लैंड आ रहा है, तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। बेसिकली उसने अपने तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि जो चीज आपके बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करते जाए, जो चीज आपके बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट करते जाए। ये भी एक तरीका है रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को याद रखने का। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ पे नॉमिनल में आए, अब नॉमिनल में आए, नॉमिनल को देखें। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर आप चेक करें तो उसने बोला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करेंगे? डेबिट, रेवेन्यू और इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। यही मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंसेस अकाउंट्स होते हैं उनको डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेड सैलरीज, पेड सैलरीज। अब सैलरी आपका एक्सपेंस है,
यस सर। सैलरी आपका एक्सपेंस है ना, तो क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। कैश में आपने पे किया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही बताए हैं, लेकिन अगर आपको ये यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं हो रहे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम अपने वही रूल्स पढ़ेंगे जो मैंने आपको करवाए थे, वो ज्यादा आसान है। उसमें मैंने आपको क्या करवाया था वो ज़हन में रखें, वो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हमने 5 अकाउंट पढ़े थे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज, एक रेवेन्यू था और एक आपके पास क्या था, एक्सपेंसेस। ये 5 अकाउंट थे। दोबारा रिपीट करता हूँ, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। और जैर ग्रुप में ना खान से यार प्लीज। यार जी मेरे साथ तो नेट बिल्कुल भी स्लो है, मुझे तो कुछ भी चीज की समझ नहीं आया कि आज सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। भाई YouTube आपके से नेट देख लेना प्रॉब्लम है, सर का इशू होगा नेट का मामला। सर का नेट इशू नहीं है, आपका इशू है, क्योंकि कुछ YouTube से देख लेना यार, सबने अपलोड कर देना वहां पे। ठीक है देखते हैं। कल भी कर दिया था सर ने। यार मुझे वहाँ जो है वो पार्टिसिपेंट उनकी शो नहीं हो रही वीडियो कुछ की। क्या कह रहे हो? आपको भी नहीं हो रही क्या? ओके बेटा, जीएम तो दोबारा सुने, हमने क्या पढ़े थे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स और एक्सपेंसेस। इसको आप साइड पे कर लें, यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस की एक कैटेगरी बना लें, और दूसरी तरफ बेटा हमारे पास आती है लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी एंड, आपके पास लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और उसके बाद रेवेन्यू। ये बेटा अपने माइक क्यों नहीं म्यूट करते आप लोग, क्यों आवाजें दे रहे हैं बीच में? एसेट्स और एक्सपेंसेस के बेटा एक रूल होगा, यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल होगा। उसके बाद सेकंड आपके पास लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू, ये 3 बेटा हमारे पास है, इसके अलग से अकाउंट होंगे। पहले इसका सुनिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस का सुनिए। एसेट्स, गौर से सुनिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कम होंगे तो क्रेडिट होगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर ये कम हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हो गया रूल इन दोनों अकाउंट्स के लिए। वो फिर जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे देन आई विल, चले मैं इसकी एग्जांपल भी आपको साथ ही दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, रिसीव्ड कैश ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर ए, रिसीव्ड कैश। अब कैश क्या है बेटा, आपका एसेट होता है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि जो चीज एसेट्स इंक्रीज करेगा उसको डेबिट करेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो भी अकाउंट आ रहा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंसेस ले ले, मैं कहता हूँ जी पेड वेजेस एक्सपेंस। अब आपने पेमेंट की वेजेस एक्सपेंस ₹5,000, अब इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, जब आप पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो जो आपका वेजेस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब आपने 5,000 पे किया, 5,000 आपका कैश है। अगेन बेटा कैश आपका क्या होता है, एसेट, तो एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस वजह से एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो दोबारा सुने रूल्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल बेटा ये है कि जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, जब ये कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू, इन तीनों के लिए जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा, जब ये बढ़ रहे होंगे तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे, यानी इंक्रीज की फॉर्म में क्रेडिट, डिक्रीज की फॉर्म में डेबिट। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ सर, ये रेसिप्रोकल्स होंगे ना एक दूसरे जी, बिल्कुल इसका उलट होगा, समझ लें आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, आपने कुछ चीजें बेची 50,000 रुपए की, सेल्स की। अब जब आप सेल्स करेंगे तो सेल्स आपका रेवेन्यू होता है,
इसका मतलब है कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो मैंने अभी बोला कि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, ऑफ रुपीज 50,000 क्या आपने किया, कैश। कैश क्या हुआ, एसेट। और दूसरी तरफ मैंने क्या रूल बताया था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, तो क्या ट्रांजैक्शन पास होगी, कैश टू सेल्स एंड सो ऑन। जब ये हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब हम ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आएंगे, तो वहां पे जाके मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये रूल समझ नहीं ना आ रहे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। आप जो मैंने आपको रूल्स बताए आप उसको फॉलो करें कि एक्सपेंसेस और सॉरी सर, हेलो सर, आप कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रही कि आप हमें सिखाना क्या चाहते हैं, रूल्स ऑफ काउंटिंग हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और ये हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे। प्लीज थोड़ा सा इस तरह का एक्सप्लेन कर दे कि हमें पर्सनल लाइफ में पता चल जाएगी कहाँ पे यूज होंगे, फिर शायद कि समझ आ जाए। जब हमने अब ये समझ नहीं आ रही। ये क्लास में मेरा लेक्चर लिया था आपने सर जनरल वाला? सर मैंने आपका जस्ट कल वाला ही लेक्चर लिया, इससे पहले मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया आपका। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्लास की। सर मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास में भी आपका एक लेक्चर लिया हो मैंने। बस जी सर। यूनिवर्सिटी नहीं आते? सर मैं आता हूँ। मैं भला किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कौन सी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं? जब ये कोरोना वायरस से सर मैं पहले समझ गया आप, सर आप पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस से पहले जब आपकी क्लासेस हुई थी तब की बात कर रहे हैं शायद हाँ, आप। तो आपने तो सर मैंने सर मुझे शायद समझ नहीं आई। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने बेटा अभी इस टॉपिक के बाद पढ़ना है। मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन कल पढ़ाई थी, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। तो बेसिकली मैं आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बता रहा हूँ कि अगर एक ट्रांजैक्शन आती है तो आपने उसको जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है। जर्नल का सर आप ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? हाँ, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, कल की क्लास ली थी जी सर। बेटा अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपने ये सब्जेक्ट बेटा पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा। ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप रट्टा लगाएंगे और आपको थ्योरी होगा तो आप उसको याद कर लेंगे। हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से अटैच नहीं सर, अब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ मैं अब रहा हूँ। आपको अब ये जो मैं बोल रहा था ना, फॉर एग्जांपल अब ट्रांजैक्शन क्या होती है, आपने मुझे एक मोबाइल सेल किया 20,000 का, ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये 20,000 हमने कहीं पे लिखना है ना खाते में, वो जो खाते के अंदर हम लिखते हैं ना कि फलां जगह पे मैंने अदनान को 20,000 का मोबाइल सेल कर दिया, तो आपने खाते में एक जगह पे लिखा मोबाइल, एक जगह पे लिखा अदनान, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने परचेज की, गाड़ी परचेज की। अब जो आपने गाड़ी परचेज की तो आपने पैसे दिए और उसके बदले आपने गाड़ी ली। अब ये चीज आपने किसी जगह खाते में लिखनी है। मैं वो खाते में लिखना बता रहा हूँ कि किस तरह लिखनी है, कि किस खाते में किसको डेबिट लिखना है, किसको क्रेडिट लिखना है। अकाउंटिंग में उसको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। अब आपने गाड़ी परचेज की, अब गाड़ी को आप डेबिट करेंगे क्योंकि वो आपके पास आ रही है। दूसरी तरफ आपने पैसे दिए, पैसे कम हो रहे हैं तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। कि जो चीज आपके पास आ रही है उसको डेबिट करना है, जो चीज आपके पास से जा रही है उसको आपने क्रेडिट करना है। ओके चलिए, नेक्स्ट जब मैं आपको जर्नल के ऊपर लेके जाऊंगा ना, जर्नल का जब मैं स्केच दिखाऊंगा देन आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी सिर्फ आप ये रूल्स ध्यान में रखिए। जिन लोगों ने पहले क्लासेस ली हुई हैं आई थिंक उनको ये अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। जी बेटा, इनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आई मैं क्या बता रहा हूँ? एक मिनट सर, एक मिनट और दे दें सर, एक मिनट अपना और दे दें सर। मुझे ये बता दें कि रिसीवर, इनकम और जो रेवेन्यू, इसमें क्या फर्क है? ये क्या तीनों चीजें एक ही नहीं है? तो दोबारा बोलिए। रिसीवर जो रिसीवेबल है, जो रिसीव की हमने, और इनकम और जो रेवेन्यू, ये क्या तीनों चीजें एक ही नहीं है? ये रेवेन्यू मैं तो उसको कहता हूँ ये टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं सारे, उनको रेवेन्यू कहा जाता है मेरा ख्याल से। तो जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू वो पैसा होता है जो आप सेल्स करने के बाद जनरेट करते हैं, वो आपका रेवेन्यू है। यानी आपने कोई चीज बेची, यानी आप एक मिल चलाते हैं, कपड़ा चलाते हैं, मिल टेक्सटाइल मिल है आपके पास, आपने वो कपड़ा सेल किया, उस सेल्स के बदले जो आपके पास पैसे आए वो रेवेन्यू है। अंडरस्टैंड? अभी उसमें से आपने प्रॉफिट नहीं निकाला। मतलब फॉर एग्जांपल आप मोबाइल प्रोड्यूस करते हो, मोबाइल के ऊपर आपका खर्चा आता है 15,000। सुन ले मेरी बात, पहले कंप्लीट सुन ले। 15,000 के ऊपर खर्चा आता है, आपने इसकी प्राइस रखी 17,000, आपने मोबाइल मार्केट में सेल किया, वो जो 17,000 आपको रिसीव हो गया वो आपका रेवेन्यू है। ठीक हो गया?
इसमें से भी मैंने कुछ Yes, प्लस sir. माइनस नहीं किया, सिर्फ जो चीज आपने बेच के पैसा लिया वो आपका रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस क्या है, जिसके ऊपर बनाने पे जो आपका खर्चा आया, आपने लोगों को सैलरी भी दी होगी, आपने बिजली का बिल भी पे किया होगा, ये आपके पास है वो एक्सपेंसेस। अच्छा, रिसीवेबल क्या है? ठीक, रिसीवेबल ये होता है कि आपने एक चीज बेची, अभी तक आपने उसके पैसे रिसीव नहीं किए, उधार पे बेची है। जो चीज आप उधार पे बेचते हैं और अभी तक वो पैसे आपने रिसीव नहीं किए, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपका एसेट है। जब वो पैसे मिल जाएंगे वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। लेकिन जब तक पैसे नहीं मिलते, आपने खाते में लिख लिया कि इस बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, मिले नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा तो उसको रेवेन्यू में लिख देंगे, अदरवाइज वो आपका रिसीवेबल है। ओके अंडरस्टैंड? जी सर। सर इनकम क्या होगा सर? रेवेन्यू और इनकम क्या, ये जो आप आगे जो लिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है? इनकम बेटा देखें, असल सर। में मैंने क्लास के अंदर एक वर्ड यूज किया था सेल्स और रेवेन्यू का। रेवेन्यू और सेल्स एक ही चीज होती है, और इसी तरह रेवेन्यू और इनकम भी एक ही चीज होती है। फर्क ये है कि रेवेन्यू का जो वर्ड होता है वो हम उन बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं जो आपके सर्विसेज बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, टीसीएस क्या बेचता है? टीसीएस कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचता, वो तो अपनी सर्विसेज बेचता है, यानी वो आपके पार्सल लेके आपको आगे से आपसे पैसे रिसीव करता है। तो वो जो पैसे रिसीव करेंगे उसको हम रेवेन्यू में लिखेंगे। जो चीजें आप प्रैक्टिकल फॉर्म में बेच के पैसा रिसीव करते हैं उसको इनकम या सेल्स कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, इनकम या उसको हम सेल्स बोलेंगे। इनमें से अभी तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कोई टेक्सटाइल मिल है तो उसकी जो प्रोडक्ट सेल करके आप पैसा जनरेट करोगे उसको आप इनकम बोलोगे। एक ही चीज है, मैंने बोला फर्क नहीं है, दोनों का रूल सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं और ये सर्विसेज बिजनेसेस हैं। अगर आपने बैंक की स्टेटमेंट बनानी है तो बैंक के पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, वो अपनी सर्विसेज बेचता है। सर्विसेज बेचने के बाद उसके पास पैसे इकट्ठे होते हैं, उसको आप रेवेन्यू बोलेंगे। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो भी हैं, मैं गाड़ी ले लें, आपको गाड़ी का आप किसी का बना रहे हो, किसी गाड़ी की सुजुकी का ले लें, आप सुजुकी का बना रहे हो तो सुजुकी क्या बेचता है? अपनी गाड़ियां बेचता है। वहां से जो पैसा